बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जानिब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होगा, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे चुकी है। क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अहम इवेंट को खराब करने का सबब बनेगी? क्या ब्लैकमेलिंग के जरिए कोई अहदाफ हासिल होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं? जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद है कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और कमर जमान कायरा साहब से जो गुफ्तगू होगी उसके हवाले से तबसरा लेंगे, तजिया लेंगे बाद में तजियाकारों से। एक सवाल और भी बड़ा अहम पैदा होता है। बिलावल भुट्टो साहब आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से बहुत एक्टिव नजर आते हैं। आज उन्होंने कहा कि 1931 में काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था कि पाकिस्तान के अंदर आईनी अदालतें या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम होना चाहिए, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाया तकमील तक पहुंचाना चाहती है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, ये फरमाइएगा, सर शंघाई ताउन तंजीम का एक जानिब इजलास है, दूसरी जानिब एहतजाज की कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सर, दो तीन चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पर हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है, रियासत को ब्लैकमेल करना चाहती है। दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क के अंदर जो है वो कौन आ रहा है, कौन मेहमान है, किसकी क्या रिस्पेक्ट करनी है। और तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब ऑप्शन नहीं है। तो आपको सर इन तीनों में से वैलिड क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ हमारी ही जमात है। इस वक्त वो जिस कैफियत में है, उनको चाहिए कि वो सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में तब्दील न करें और वो अक़दाम खास तौर पे जिससे मुल्क का नुकसान हो वो न करें। यही एहतजाज 3 दिन बाद भी हो सकता है। हुकूमत को ने रास्ते ब्लॉक कर देने हैं, लोग तंग होंगे, उनके कारकुनों की पकड़ दकड़ हो जाएगी जो एक्टिविस्ट है, और कहीं ना कहीं को नाखुशगवार वाकया कहीं पुलिस के साथ मतभेड़ का हो जाएगा। तो ये सारे इट विल बी ए बैड टेस्ट। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर उनकी इस काल को बहाना बना के कुछ ममालिक जो कि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खुशी से कबूल नहीं कर रहे, अगर वो इसको बहाना बना के यहाँ पे आने का या इसको प्रोजेक्ट करने का, इसके ऊपर खेलने की कोशिश करें, तो ये पाकिस्तान का नुकसान होगा। जहां कौमी नुकसान का इस्तेमाल हो उसको अपने एहतजाज में शामिल नहीं करना चाहिए। रही बात कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया, रास्ता नहीं रह गया, तो ये रास्ता बहरहाल हुकूमत उनको इस दबाव में आके तो नहीं दे, किसी सूरत नहीं देगी। बल्कि मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये बात बावर करनी चाहिए। किसी गुस्से में कुछ लोगों के कहने पे अगर उन्होंने ये कॉल दी है तो ये कॉल वापस ले लें। अगर वो वापस नहीं लेते तो हुकूमत इस कॉल को कौम के सामने रख के सख्त कोशिश, सख्त जो है इक़दाम भी करेगी और लोग उसको कबूल करेंगे। और पीटीआई के लिए ये कॉल आइंदा उनकी सियासत के ऊपर एक स्टिग्मा बनेगी। वो बहुत सारे काम ऐसे कर चुके माजी में जो कि नहीं करने चाहिए थे, बट उन्होंने कर लिए और वो चल गए। अब ये वो इशू है जो नहीं चलेगा। उन्होंने देखिए ना, कल वो अगर जो कमेटी बनी हुई है पार्लियामान की, उसमें गए जो अमेंडमेंट्स के लिए, जी सर, तो उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैंने अप्रिशिएट किया, अच्छा अमल है। दूसरी तरफ वो कश्मीर और फलस्तीन, खासतौर पे फलस्तीन के इशू पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। मेरा ख्याल है उनको चाहिए था कि वो एपीसी में जाते, एहतजाज के तौर पे जाते, ये कह के जाते कि हमारी पोजीशन अपनी जगह पे है, लेकिन क्योंकि ये काज आलम इस्लाम का और इंसानियत का है, लिहाजा हम फलस्तीन के ऊपर होने वाली कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। ये इसलिए उनकी नेकनामी होती। बहरहाल अपनी पॉलिटिक्स को वो खुद डिजाइन करने वाले हैं। अगर इसको वो वापस नहीं लेते काल को, तो मुझे यकीन है कि उसका उनको नाकाबिल इतलाफी नुकसान होगा। अच्छा सर, आपने बात की खसूसी कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी शरीक हुई, आज भी शरीक हुई। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि तहरीक इंसाफ को जब मौलाना ने इंगेज किया तो उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ कम से कम टेबल तक आ गई है कि जहां वो सुनने कहने के जो है वो मूड में है। बैरिस्टर गौहर ने भी सुना, आज कुछ तजावीज़ पेश की, अली जफर साहब ने भी कुछ तजावीज़ पेश की, यानी कि उनके जो कानूनी लोग हैं, आईनी लोग हैं जो समझते हैं, उन्होंने कुछ बात की। फिर एक खबर ये भी चली जा रही है कि ये सारी की सारी जो है वो
अफवाहें होती है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि कमेटी में ये बात हुई वो बात हुई, इन कैमरा असर जाहिर है। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इसका मतलब मौलाना फजलुर रहमान अगर उनको टेबल तक ला सकते हैं तो फिर हुकूमती इत्तेहाद या उसमें शामिल पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके पास कहीं पर नेगोशिएशन की कमी है कि ये आज तक उसको टेबल पे ही ला सके? पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपोजिशन में है, वो भी अपोजिशन में है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो एक दूसरे के ज्यादा कुर्ब होता है। जिस तरह हम हुकूमती इत्तेहाद में है, वो अपोजिशन के इत्तेहाद में है, सो वहाँ एक दूसरे के साथ बातें बड़ा कंफर्टेबल बेहतर होता है। वरना मौलाना फजलुर रहमान साहब का और इमरान खान साहब का माजी बड़ा तल्ख है, हमसे ज्यादा तल्ख। लेकिन यही एक कमल है कि लोगों को टॉलरेंस आ जाती है। और जहां तक उनके उस कमेटी में जाने का ताल्लुक है, वो क्योंकि पार्लिमान की कमेटी थी, पार्लिमान के अंदर पीटीआई मौजूद है, पहले भी कमेटियों में जाती है, इस कमेटी में भी जाने का फैसला उन्होंने किया जो कासन फैसला है। और हुकूमत के पास नंबर होने के बावजूद अगर हुकूमत चाहती है कि इस पे इत्तेफाक राय हो जाए, और बिलावल साहब ने कल भी कहा, आज भी कहा कि हमें सबको अपने थोड़ा थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू में नरमी पैदा करने की जरूरत है ताकि हम कंसेंसस बिल्ड कर सकें। आइन के अंदर तरामीम में अगर इत्तेफाक राय हो जाए तो ये बहुत आसान कदम होता है। अच्छा सर, अब हम ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब कराची से लेके खैबर तक, खैबर से लेके क्वेटा तक सब जगह बार कौंसल्स में भी गए, उन्होंने वहाँ पर जो है वो आईनी तरमीम के हक में ख़ासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से राय साजी भी करने की कोशिश की। फिर हमने ये भी देखा कि बिलावल साहब का आज एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने 1931 में जो कॉन्सेप्ट पेश किया था आईनी तरमीम का, पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद का जो आज का कॉन्सेप्ट है उसके बड़ा करीब है। मुख्तसर ये है कि बिलावल साहब इस वक्त दाई नज़र आते हैं इस अमर के कि किसी तरीके से आईनी तरमीम हो जाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए। तो सर पीपल्स पार्टी में क्या चीज़ ये पहले भी डिस्कस होती रही है, जिस तरह से बताया जाता है कि मिसाक जमहूरियत में भी इस पर बात हुई, पीपल्स पार्टी को आखिर क्या वजह है कि इसके अंदर फ्लैग उठाना पड़ा इस आईनी तरमीम के लिए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों का क़याम होना था? देखिए, ये जो आईन और कानून के अंदर तरामीम होती है ना, इसके दो पहलू होते हैं। एक उसका मतमा नजर होता है कि आने वाले दिनों में हमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और उनका मुकाबला करने के लिए किस किस्म के कानून होने चाहिए। एक होता है प्रीएम्प्टिव लॉज, प्रीएम्प्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। एक होता है कि कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है और आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे वो तरामीम करके आइन और कानून में अपने मुस्तकबिल के लिए कानून साजी करते हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने तजुर्बे से, इस मुल्क की तारीख से सबक सीख के ये फैसला किया कि आईनी अदालत बननी चाहिए। ये हमारा ख्वाब बीबी शहीद के दौर से जब सीओडी हुआ था, उसके बाद जब 18वीं तरमीम, ये लिखा हुआ है वगैरह, जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें भी पीपल्स पार्टी ने इसको भरपूर तरीके से पुट किया, लेकिन उस वक्त सारी जमातों का इस पर इत्तेफाक ना हो पाया और हमने उस पर फिलहाल चुप साध दी। लेकिन रेगुलरली पीपल्स पार्टी हमेशा ये बात कहती रही कि हमें जब मौका मिला, जब कोई कानूनी आईनी तरमीम का वक्त आया, तो हम आईनी अदालत चाहते हैं। क्यों चाहते हैं उसकी वजाहत बिलावल साहब ने भी की है, और वो बड़ी सिंपल कि हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना ज्यादातर वक्त अक्सर औकात हमारे यहाँ क्योंकि ग्रोइंग डेमोक्रेसी है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो जो आईनी मामलात होते हैं, आईनी पिटिशन होती हैं, बहुत सारा वक्त उनमें सर्फ होता है। उसकी बदौलत जो हमारे यहाँ सिविल की और क्रिमिनल की और जो बिजनेस की वो जो पिटिशंस हैं या जो अपीलें हैं वो बढ़ी हुई है या बढ़ी रहती है, उनको टाइम कम मिलता है, बड़ा लंबे अरसे के लिए पेंडेंसी होती है। तो जब आप याद कीजिए, जब बीबी शहीद ने ये आईनी अदालत बना के आईनी मामला अलग करने के लिए अलग कोर्ट का फैसला किया, तो उस वक्त पाकिस्तान के तमाम बार जो उसको सपोर्ट किया कि ये बड़ा अच्छा फैसला है। दूसरा भी, और आज के हमारा वही व्यू है, हम कोई स्पॉन्टेनियस नहीं कर रहे, हम किसी फर्क के लिए नहीं कर रहे। दूसरा, आइन के अंदर तरामीम करके हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, बिल्कुल, ताकि सस्ता और बेहतर इंसाफ भी मिले और जज साहबान भी जो है ना वो डिक्टेटर बन के ना बैठ जाए, उनके दिमागों में भी ये खलास ना आ जाए कि हम अल्टीमेट पार है। अल्टीमेट पार है बहरहाल वो जो है अवाम का चुना हुआ जो ऐवान है वही है।
अच्छा सर, इसमें दो चीजें और भी जरा रोशनी डालिएगा। एक 63A का आपको फैसला याद होगा, जाहिर है कि वो तो फैसला सेटिसाइड हो गया है, लेकिन जब वो इब्तदाई तौर पर आया जिसकी बुनियाद पे हमजा शहबाज साहब की हुकूमत चली गई, और उसके बाद मखसूस नशिस्तों का जो एक फैसला अभी जो है वो कुछ दिन पहले आया, इन दोनों पे ये तनकीद की गई कि इसमें आइन को रीराइट किया गया है, उन चीज़ों को डाला गया है कि जो आइन में मौजूद नहीं है या आइन जिसकी इजाज़त नहीं देता। तो क्या सर ये दो फैसले भी इस बात का मुहर्रिक बने कि आइनी अदालत होनी चाहिए कि जहाँ पर ऐसे जजेस हों कि जो आइनी मामलात को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हों, ना कि आप जो जज कॉर्पोरेट मामलात को देखता हो वो भी बेंच का हिस्सा हो, जो जज जिसने सारी ज़िंदगी क्रिमिनल बेल्स और क्रिमिनल केसेस की हों वो भी बेंच का हिस्सा हो। तो बेंच की कंपोजिशन ने भी आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि एक मखसूस अदालत होनी चाहिए। जी ऐसा है, ऐसा बिल्कुल, ये भी एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न है। और दूसरा ये भी है कि जज साहबान बड़े एहतराम के साथ, हमारे जैसे ही लोग हैं ना, वो भी बड़े आपस में बटे हुए हैं, तासुबात के शिकार हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के बारे में तो ये तासुर होता है ना कि बहुत पढ़े लिखे, बड़े तहम्मुल वाले, बड़े बुर्दबार, अपने तासुबात को छुपा के रखने वाले लोग होते हैं। लेकिन एक ऐसी अदालत जिसको कुछ इख्तियार आइन ने दिया, पार्लियामान ने दिया, और कुछ इख्तियार उन्होंने अज्यूम कर लिया, और आज वो न सिर्फ फौज को, हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को, मीडिया को, बिजनेस को, हर सेक्शन को देख रहे हैं, सुपर ओवरव्यू करते हैं, बल्कि अब तो वो पार्लियामान को भी वो ओवरव्यू करना शुरू हो गए कि क्या ये कानून बनना है कि नहीं, ये आईनी तरमीम होनी है कि नहीं। आईनी तरमीम भी आपको याद है ना, 18वीं तरमीम जो यूनानिमस थी वो भी चैलेंज करा ली गई। तो इस वक्त तो जिस इदारे ने ये सारा इतना बड़ा काम करना है और इतना सेंसिटिव काम करना है, उस इदारे को कम से कम अपना इखलाकी कद तो बड़ा करना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट को देखने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के साथ कुछ जजेस हैं जो एक ग्रुप है, एक ग्रुप दूसरी तरफ खड़ा है। एक ग्रुप के बारे में तासर आम तासर ये है कि वो हुकूमत के साथ है, और दूसरे ग्रुप के बारे में तासर आम ये है कि वो तो जी अपोजिशन के साथ है। तो जनाबे वाला, हमें जज चाहिए, हमें मुंसफ चाहिए, हमें धड़ेबंद नहीं चाहिए, हमें धड़वई नहीं चाहिए, हमें सपोर्टर नहीं चाहिए। तो जज साहबान के साथ बहुत एहतराम के साथ कि अगर आपने इस मुल्क में इज्जत करानी है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं होगी, आपने अपनी इज्जत करानी है तो उस इज्जत के लिए आपको अपनी न्यूट्रलिटी और अपनी काबिलियत शो करनी होगी। अच्छा सर, आपका सारा जग इज्जत करे। सर दो बयानात हैं बिलावल भुट्टो साहब के, मैं चाहूंगा थोड़ी सी उसकी वजाहत आप एक कर दें। उन्होंने कहा जी आईनी तरमीम तो हमने करनी है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते कि इसके ऊपर जो है इत्तफाक़ राय हो, लेकिन इत्तफाक़ राय की मुकम्मल कोशिश भी करेंगे। साथ ही उन्होंने इससे एक अलग जगह पर गुफ्तगू करते ये भी कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ ना आए तो हो सकता है कुछ लोग ज़मीर की आवाज़ की बुनियाद के ऊपर वोट दें। जाहिर है कि उसके अलावा ऑप्शन हुकूमत के पास कोई नहीं है कि अगर वो तरमीम टेबल करती है, मौलाना साथ नहीं है, तो फिर कुछ ऐसे लोग ही होंगे कि जिनको आप कहेंगे ज़मीर और बाकी दूसरे कहेंगे लोटे। तो सर इस हवाले से तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारे MNS को 20-20 करोड़ की ऑफ़र दी जा रही है। उमर अयूब साहब ने कहा कि ऑफ़र दी जा रही है, कोई कबूल नहीं कर रहा। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर ऑफर दी जा रही है और कबूल कोई नहीं कर रहा तो फिर तो उनको खुश होना चाहिए, फिर उनको परेशानी क्या है। और दूसरी बात यह है कि ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं। तीसरी गुजारिश यह है कि जो लोग PTI का हिस्सा है वो तो दूसरी तरफ वोट दे नहीं सकते, देंगे तो फिर वो हद नाफिज होने के इम्कान होंगे। तो उनको परेशानी क्या है? वो कह रहे हैं ना कि लोग पैसे भी ठुकरा रहे हैं। अगर ये बात दुरुस्त है कि पैसे ऑफर हो रहे हैं तो फिर तो PTI को और खुश होना चाहिए कि उनके लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी कानून के जुमरे में नहीं आते कि वो PTI में है, पर अगर वो अपनी मर्जी से वोट देते हैं तो उनको कौन रोक सकता है। एक एक्सट्रीम स्टेप पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई और उसके बाद उतनी तेजी से वापस आ गई। अली मीन गंडापुर साहब जिस तरह से गायब हो गए, तो इस पर खुद आतिफ खान साहब का बयान मैंने आज थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वो भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़े मायूस हैं। तो सर ये एक्सट्रीम पे चले जाना और फिर एक्सट्रीम से उतनी तेजी से वापस आना, ये कितना नुकसानदेह होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए मुस्तकबिल में? ये तो वो बेहतर जानते हैं जी। मैं तो इतना समझता हूँ कि अगर आप किसी असूल के बगैर, किसी नज्म के बगैर, किसी फिलोसफी के बगैर सिर्फ प्रोबल नारों के ऊपर खड़े हो,
क्लियरली नारे, और वो भी शराब दिखाने वाले, ख्वाब दिखाने वाले नहीं, शराब दिखाने वाले नारे हो, उसके ऊपर खड़े होके वे फॉरवर्ड आप दे ना सके और आप बार बार लोगों का इम्तिहान ले, बार बार उनको रियासती मशीनरी के साथ टकराएं, तो फिर लोगों के अंदर आप का इजहार भी होने लगता है कि आप क्या है, और लोग भी थक जाते हैं। पीटीआई जरा नई चली है, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि अपने कारकुनों को थकाते नहीं है। कारकुन अगर थक जाएं तो फिर तहरीकों के अंदर जान खत्म हो जाया करती है। उनको इस बात का समझ आनी शुरू हो गई है। और ये जो खास तौर पे उन्होंने 15 को काल दी है, इस काल के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि ये तो उनके लिए अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन उनके लिए ज़ाहिर कातिल साबित होगी। तो उनके अपने कारकुन के लिए गली मोहल्ले में, अपने गांव में, गोट में, हर जगह बैठे हुए ये डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई एक पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है आलमी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाके आप क्या तबाही फेरना चाहते हो, क्यों पाकिस्तान का नुकसान करना चाहते हो? तुम्हारे साथ फर्ज करे उनका क्लेम है कि हमारे साथ ज्यादती हुई, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम्हारे इस मुल्क में तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोगों के साथ जाती होती रही। 2018 में जब तुम आए थे तो बाकी जमातों के साथ जाती हुई थी, हमारे साथ तो मादी में भी होती रही। तो क्या हमने कभी ये भी रास्ते इख्तियार किए? ये जो इंतहाई स्टेप्स है, ये कभी भी सियासत के अंदर दुरुस्त स्टेप नहीं होते। बहुत शुक्रिया जनाब कमर ज़मान कायरा साहब सर आपके वक्त का। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ तबसरा तज्जिया करते हैं उस तमाम गुफ्तगू के ऊपर जो अभी हम कायरा साहब से कर रहे थे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नजम वली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन किया है समीना पाशा साहबा ने। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नजम साहब आप ही फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोगों ने ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़े, आप लोगों से मेरी मुराद है हुकूमत ने ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़े कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पर एहतजाज ना करती जो शंघाई ताउन तंजीम का है। क्या करे अगर वो आपको ब्लैकमेल ना करे? वो हुब्बुल वतनी करे, वो थोड़ी सी वकार का मुजाहरा करे, मतानत का मुजाहरा करे। वो जो 2014 में कर चुकी हुई है वो ना करे। जब उसने सीपैक का रास्ता रोका था, जब उसने चीनी सदर का रास्ता रोका था और उनका दौरा ख़त्म करवाया था, वो काम करने की तरफ ना जाए जो इस्लामाबाद में उससे पहले उसने किया, जहाँ पर आग लगाई। वो लाहौर के ज़मान पार्क में जो कुछ उसने किया वो ना करे। वो 9 मई जिस तरह उसने बर्पा किया, जो कुछ उसने वहाँ पर किया वो ना करे। देखें ये सीधी सी बात है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ SCO सरबराही इजलास के मौके पर जो कुछ करने जा रही है, ये सीधा ये काम भारतीय फौज कर सकती है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात को तबाह करने के लिए। जिस वक्त कोई 1 दर्जन के करीब वज़राए आज़म और सदूर पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद होंगे, कोई 200 के करीब सहाफ़ी और वफूद यहाँ पर मौजूद होंगे, उस मौके पर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वहाँ पर कब्रें खोदी जाएं? सर लेकिन कोई ब्रीथिंग स्पेस भी तो देना, पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर उनको कोई जीने का मौका दे। फर्स्ट्रेट होके तो बंदा गलत फैसले करता है, गलत फैसला जरूर हो सकता है। कौन सा जीने का मौका? वो क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान को जीने का मौका दें ना, वो पाकिस्तान को सांस लेने दें। वो पाकिस्तान की माशी मौत के लिए जो कुछ करते रहे हैं, IMF से वायदा तोड़ने के बाद, उसके बाद वर्ल्ड बैंक को खतूत लिखने, IMF को खतूत लिखने, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की तरफ, माशी मौत की तरफ, वो पाकिस्तान को जीने का मौका दें। खुदा के लिए ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया है। इसके एक सादी बहाली के लिए आज अगर इसकी बरामदात में इजाफा हो रहा है, आज इसके ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, आज अगर यहाँ पर शरह सूद में कमी हो रही है, आज यहाँ पर अगर जो हमारा करंट अकाउंट खसारा था वो मुनाफे में बदल रहा है, तो बर्दाश्त कर लें। ये उनका मुल्क है, इसमें उनकी, मुझे नहीं पता कि उनके खान साहब की नस्लों ने तो यहाँ पर नहीं रहना, वो तो जहाँ पर हैं वो तो पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हमने तो भाई यहीं पर रहना है। हमारे लिए सोचें, हमारे बच्चों के लिए सोचें, उन लोगों के लिए सोचें जो खान साहब के पीछे लगे हुए हैं, उनके बच्चों ने कहाँ पर जाना है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर है उन पर रहम खाएं, इस मुल्क को जीने दें, इस मुल्क के अवाम को जीने दें। क्या चाहते हैं ये? वहाँ पर जब इतने सदूर और वज़राए आज़म मौजूद होंगे, ये वहाँ पर क्या करना चाहते हैं? वहाँ पर आग लगाना चाहते हैं, वहाँ पर धरना देकर वहाँ पर ईवान वज़ीर आज़म पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने तमाशा?
थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा तरस खाएं हम पर, इनके आगे हाथ जोड़ते हैं, इनके पांव पड़ते हैं, माफ कर दें, बख्श दें हमको। सर वो शायद चाहते भी यही है कि आप हाथ जोड़ लें, पांव पड़ लें, ताकि वो उनको कोई रिलीफ मिल जाए। सर ये पॉसिबल है नजम साहब? कौन सा रिलीफ सर? क्या मसला क्या है इनके साथ? खान साहब के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो सारे कुछ, इससे पहले कहा जाता था कि जनाब वो बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, और बाद में पता चला कि वो कुरकुरे खाने से उनको गैस हुई हुई थी, तेजाबियत हुई हुई थी। सर मिलने का मौका भी तक नहीं दे रहे आप हर दफा एक क्या जीने का किस तरह का मौका चाहिए उनको? सर क्या चाहते हैं? खान साहब से मुलाकात चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पंजाब पर हमले करें, वो चाहते हैं पंजाब पर हमले करें, वो चाहते हैं कि पख्तून जो है सोसाइटी को पंजाब की सोसाइटी के साथ लड़ाएं, वो वहां से लश्कर लेकर आना चाहते हैं, वो वहां से बाकायदा तौर पर गाड़ियां, रेस्क्यू की गाड़ियां वहां पर इनके बस में हो, वहां पर अपने केपी के एहलकार लेकर आते हैं, वो वहां पर। ये क्या चाहते क्या है सर? ये चाहते हैं कि जयशंकर आके इनके एहतजाज की क़यादत करे और भारत जो है वो यहां पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करे। क्या चाहते हैं सर? आप मुझे बताएं ना, क्या करने दें इनको? क्या इनको यहां पर जयशंकर की बजाय मोदी को बुला के उससे एहतजाज की क़यादत करवाएं? क्या चाहते हैं ये? जानी कि जो काम भारत 1965 में नहीं कर सका था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज करे। मुझे बता दें ना, मैं लड़ता हूं जो ये चाहते हैं। जरा समीना पाशा साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करूं। मैडम, आप जिस तरह से नजम साहब बात कर रहे हैं, ये किसी हद तक वैलिड पॉइंट तो फील होता है कि आपको अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके के ऊपर क्या इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, कोई सियासी गलती करने के लिए जा रही है? देखिए, दो तीन चीजें। एक तो पहली बात ये कि जो ये बात होती है कि जी किसी मौके पे एहतजाज करना है या नहीं, तो दुनिया भर में ऐसा होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास भी होते हैं, हर जगह पे इजलास होते हैं और लोग एहतजाज भी करते हैं, और मेरा ख्याल है एहतजाज करने का हक होना चाहिए, उससे इतना ज्यादा खौफजदा नहीं होना चाहिए। दूसरी ये बात कि चलिए एक लम्हे को हम मान लेते हैं कि भाई एहतजाज अगर बाहर से मेहमान आए हुए हैं तो आप ना करें, तो फिर कोई ये भी बता दे कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था हम देखते हैं OIC कैसे होती है, हम भी धरना देंगे, हम देखते हैं ये कैसे आप इजलास करवाते हैं OIC का, तो उस वक्त वो क्या हुब्बुल वतनी थी, या वो भी दहशतगर्दी थी, या वो भी मुल्क दुश्मनी थी? तीसरी जो बात है ये कहना कि जी उनको प्रॉब्लम क्या है, ये वो तो बड़ा आसान सा हल है कि उनका एक ही मसला है इस वक्त जिसके लिए वो एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। वो मसला बड़ा छोटा सा है जो 10 मिनट में हल हो सकता है। इतनी लंबी तकरीर के बजाय सिर्फ एक मशवरा दें हुकूमत को कि भाई आप उनकी बहन से या उनके वकील से या उनके डॉक्टर से मुलाकात करवा दें, और ये जायज मुतालबा है, जायज हक है उनका। उनकी 10 मिनट की एक मुलाकात हो जाए, उन्हें तसल्ली हो जाए कि खान साहब खैरियत से हैं, ठीक है, और उसके बाद आप जो भी अपना SCO कॉन्फ्रेंस है बिल्कुल वो जारी रखें, और उसमें फिर अगर वो एहतजाज करते हैं बिला वजह का, तो उस पर कोई कहा भी जा सकता है कि भाई अब आपका मसला हल हो गया तो फिर आप क्यों कर रहे हैं। जहां तक ये बात है कि जी किसी ने क्या किया, किसी वक्त किसी ने कितना क्या किया, तो मैं हैरान होती हूँ कि आज 12 अक्टूबर है। आज तो PMLN को खास तौर पर ये चाहिए था कि वो उस जमहूरियत का जो शव खून मारा गया था उसके ऊपर बात करे। यानी इनको जो PTI के अगर मुबैना तौर पर लोगों ने जाके वो किए, वहां पे हमले किए, कोई PTI में वो क्या PTV में चला गया, वो तो याद है, लेकिन वो जो 12 अक्टूबर 1999 को जो लोग बावर्दी गए थे PTV में, वो कोई कंडेम नहीं करता। वो क्या था आप बता दीजिए, क्या था वो? वजीर आजम हाउस की दीवारें किसने फलांगी थी उस रोज? आप बता दीजिए, नाम ले लीजिए। मुल्क तो में नीम मार्शल लगा था, इसमें तो कोई दकी चुकी बात नहीं है। सियासी जमातें ना फवाद साहब बड़ी आसान हदफ होती हैं, आप उनको आसानी से टारगेट कर लेते हैं, लेकिन जो असल ताकत के मरकज होते हैं वो गलत करें, वो सही करें, उनको सब कवर करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो देखिए, मैं तो ये चाह रही थी कि आज नून लीग 12 अक्टूबर के ऊपर कोई तारीख वो तकारीब मुनक्किद कर रही होती, तकारीर कर रही होती, लेकिन आज तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। तो बात ये कि जो SCO कॉन्फ्रेंस है अच्छी बात है, होनी चाहिए और उस पर पुरअमन होना चाहिए, लेकिन इससे सारे हिजान को बड़ी आसानी से खत्म किया जा सकता है। और वो सिंपल सी बात है, वो जायज मुतालबा है कि किसी भी कैदी को ये हक हासिल है कि उसके फैमिली मेंबर्स या उसके लॉयर जो भी एज पर शेड्यूल उनसे मिला करते थे, आप उन्हें मुलाकात करा दें, बात खत्म। इतना कोई मसले की बात ही नहीं है कि जिसको इतना बढ़ावा दिया जाए या इस तरह से कहा जाए। और फिर अगर स्टैंडर्ड्स रखने हैं तो एक ही जैसे रखें ना। फिर अगर OIC को धमकियां लगाने वाले मुल्क दुश्मन नहीं थे तो फिर आप उन्हें भी मुल्क दुश्मनी ना करें। एहतजाज आपका जो है आईनी हक है,
और आप हर वक्त डंडा और ये वो और दूसरों को दहशतगर्द कहना और अजीब किस्म की सुबाहियत फैलाना, ये बहुत ही मनफी बात है। देखिए वहां से लोग आते हैं तो ये लोग इनको कहते हैं कि जी ये जत्थे आ गए, लश्कर आ गए, ये आ गया, हमला हो गया। वो भी हमारे पख्तून भाई हैं, वो भी उतने ही मुहिब्बे वतन है जितने पंजाबी हैं, और उनके साथ भी उसी तरह इज्जत और आबरू के साथ पेश आना चाहिए जैसे हम अपने लिए सोचते हैं। उनके लिए भी वही अल्फाज होने चाहिए कि वो, आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं कि वो सियासी तौर पर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनकी तज़हीक करना, उनकी तौहीन करना और उनको जत्थे और दहशतगर्द और न जाने क्या क्या अलकाब और अफगानी और ये और वो, और इतना प्रोपेगेंडा, इस कदर प्रोपेगेंडा कि जी वो अफगानी निकल आए, ये वो उसमें आपके सामने है सारी वीडियोस जिसमें जो इन्होंने खुद लिस्ट जारी की, जो लोग गिरफ्तार किए उसमें एक भी अफगानी नहीं था, सब रावलपिंडी के लोग थे। और जो वीडियोस जारी होती है वो खुद अफगानी पकड़ के बता रहे हैं कि यार हमें तो अफगान कैंपों से उठा के ले आए हैं ये दिखाने के लिए कि अफगानी आ गए। तो इस कदर प्रोपेगेंडा सरकारी सतह पर मैंने नहीं कभी देखा था जो इस हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। और अफसोस की बात है कि ये नफरत फैलाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया एक तरफा, और ये बहुत ही अफसोस की बात। ठीक है नजम साहब, जिस तरह से 12 अक्टूबर की बात करें, तैयारा साजिश केस था, मियां साहब को सफा हस्ती से मिटाने की एक कोशिश की गई थी, एक कू हुआ था, कहाँ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? ये फिर बात तो मैडम ठीक कर रही है कि यौम जमहूरियत मनाना चाहिए था, उस मौके पर आप जो है वो गायब लतीफ हुए में। देखिए इस पर ये वही लोग थे जिनको ये लोग कहते थे वो तो बाप है, बाप कहते थे उसको, और आज वो बाप जो है आप कह रहे हैं कि उस बाप पे, इनके बाप पे हमला कर दिया जाए, ये तो दुरुस्त नहीं है। पहले फैसला तो कर लेंगे। नहीं 12 मई का क्या ताल्लुक है? किसी ने नहीं ये कहा था। नजम भाई एक मिनट सर, एक सेकंड सर, 12 मई के 12 अक्टूबर का क्या ताल्लुक है फौज से या उससे? एक फर्द का स्टेप था, गलत स्टेप था, फौज ने जब भी कू किया, का जो था वो जो कह रहे थे, जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत चालाकी के साथ फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। नजम भाई तो क्या बड़े इन्होंने एंगल रखे हुए हैं, क्या हम तारीख से भूल जाएं कि मियां नवाज शरीफ? मेरी बात सुने जी सर। हाँ, उस वक्त भूल जाना चाहिए जब DGISPR और DGISI ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने यह फैसला कर लिया है और ये सेक्टर कमांडर्स की सतह पे और ब्रिगेडियर्स की सतह पे ये फैसला है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वेलकम किया गया और उसके बाद हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, जहाँ तक खान साहब से मुलाकात का मामला है, कैदियों से मुलाकातें इस तरह पै दर पे नहीं होती कि 300 दिन वो कैद हों तो उनमें से 168 दिन उनकी मुलाकातें हो रही हों, 138 दिन उनकी प्रेस टॉक्स हो रही हों। जो उनको सहूलतें और मराहत हासिल हैं वो कोर्ट में गए और कोर्ट में उनसे कहा गया कि आप 17-18 के बाद इनकी मुलाकात करवा दें और वो मुलाकात हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रोपेगेंडा ना करें। ये जो अंदर से कफन की लाशों की तस्वीरें शेयर की जा रही है ना, कोई हाई प्रोफाइल लाश वहां से जा रही है, फलां जा रही है, ये बुशरा बीबी के बारे में भी इसी किस्म की बातें करते रहे, पता नहीं इनकी ख्वाहिशात हैं क्या। दूसरी बात, कोई पंजाब से पख्तून भाइयों के खिलाफ बात नहीं करता, कोई बलोच भाइयों के खिलाफ बात नहीं करता। पंजाब वो सूबा है जो अपने मजदूर मरवाता है, उसके बावजूद यहां से ची नहीं की जाती, उफ नहीं की जाती। इसके बाद आप पंजाब पे इल्जाम लगाएं, पंजाब के हवाले से बात करें तो बहुत बड़ी ज्यादती है। पंजाब, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस तरह वहां से पख्तूनों के काफिले आए जमान पार्क में, जिस तरह यहां पर पंजाब की पुलिस के ऊपर पेट्रोल बमों से हमले किए गए, जिस तरह वहां से जत्थे लेकर, जत्थे नहीं है तो और क्या है, बाकायदा सरकारी मशीनरी होती है, लेकर आप पंजाब पर हमलावर होते हैं। खुदा ना खास्ता पंजाब की वजीर आला यहां से 5000 10,000 जट्टों को लेकर वहां पर जाकर इसी किस्म के हमले करे, इस किस्म की अपनी मशीनरी लेकर जाए, तो उसका जवाब क्या दिया जाएगा? उस वक्त फिर ये क्या जवाब देंगे? देखें, जो बात गलत है उसको गलत कहें, खुदा के लिए उसको गलत कहें। हम पख्तूनों को ना सिर्फ पाकिस्तानी, मैं खुद बाई नस्ल जो है पख्तून हूं, मैं कोई भी यहां पर पंजाब में हर जगह पे कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यहां पर यहां पंजाब जैसा वसीउल कलब सूबा कौन सा है? यहां पर आप देखिए, यहां का वजीर दाखिला एक बलोच बैठा हुआ है, यहां पर सेक्रेटरी दाखिला जो है एक बलोच बैठा हुआ है। यहां पर आप पंजाब की बात करते हैं, यहां पर हर बाजार के अंदर हमारे पख्तून और बलोच भाइयों के कारोबार हैं। यहां पर
हम सब तमाम पंजाब के लोग उनको सर आंखों पर बिठाते हैं। देखिए, जो बात गलत होती है उसको गलत कहें, जो सही होती है उसको सही कहें और आगे बढ़ना है। अगर आपने तो आप प्लीज प्लीज इसको सुबाइयत का रंग ना दे, इसको देखें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, नजम साहब मैं के बारे में सोचें। ब्रेक लेता हूं सर, मैं एक ब्रेक लेता हूं, जरा थोड़ा सा आगे आईनी तरमीम की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि दूसरा दिन था आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस कमेटी के इजलास में शरीक हुई कि जहां आईनी तरमीम डिस्कस हो रही थी। ब्रेक के बाद जरा जायजा लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। समीना पाशा साहबा, ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से, लेकिन आईनी तरमीम का एक मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुसलसल दूसरा दिन था कि जहां आईनी तरमीम के हवाले से सुना है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने, अली जफर साहब ने तजावीज़ भी पेश किए हैं। खबर यह भी थी कि कोई बड़ा सख्त रवैया वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा। तो आप नहीं समझती कि टेबल पर बैठ के आईनी मामलात के ऊपर, जहाँ पे एक ऐसे पेपर के ऊपर डिस्कशन होनी हो कि जो मुल्क कौम के मफाद में हो या ना हो, दोनों सूरतों में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह की डिस्कशंस का हिस्सा बनना चाहिए। एक पॉजिटिव अमल है आईनी तरमीम। अगर कोई हुकूमत लाना चाहती है तो उसके ऊपर जो है वो तमाम पार्टियों को डिसेंडिंग नोट या जो है वो एक्सेप्टेंस नोट, दोनों सूरतों में जो है वो कोई ना कोई अपना रिकॉर्ड करवाना चाहिए, बजाय इसके कि आप पार्लियामेंट से बाहर बैठकर एहतजाज करते रहें। देखिए, मैं एक दो चीजों का जवाब जरूर देना चाहती हूँ। जैसे ये बात हो रही थी कि जी मशीनरी लेके चली जाए मरियम नवाज साहिबा या उस तरह, भाई मशीनरी लानी ही क्यों पड़ी है? पहला सवाल तो ये होना चाहिए। अगर कोई एक सूबे से दूसरे सूबे में आना चाह रहा है या कोई जलसा करना चाह रहा है, तो आप इतनी रुकावटें, इतने कंटेनर्स, इतनी खुदाइयां ये करते ही क्यों है कि किसी को मशीनरी लानी पड़े? नंबर 1। नंबर 2 ये कि कहीं पे भी आइन में भी ये नहीं लिखा हुआ कि एक सूबे से दूसरे सूबे में आके कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकता, और ये कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात नहीं। तीसरी बात, सुबाइयत की बात, तो मैं ही तो कह रही हूँ कि सुबाइयत नहीं होनी चाहिए। हमें तो ये देखना है कि वो कौन लोग थे जो कि बाइकॉट्स की बातें कर रहे थे कि जी बाइकॉट करना चाहिए पश्तूनों का, कोयटा का, ये वो, तो ये भी देखने की बातें हैं। सुबाइयत कौन फैला रहा था? तीसरी जो बात आपने की है कि जो आईनी तरमीम के हवाले से, देखिए हुकूमत को इसमें पहले भी बुरी तरह पंजाब के लोगों को गोलियां मारते रहेंगे, मजदूरों को, तो खुदा के लिए हमें वहां से महसूस होगा। नजम साहब, मैं ना मारें, मैं आ रहा हूं पंजाब के मजदूरों को गोलियां। नजम साहब, मैं आ रहा हूं अभी। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे बात करने देंगे? जी रिक्वेस्ट करता हूं सर, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, मैं आ रहा हूं नजम भाई आपकी तरफ, पंजाब के मजदूरों को नहीं बोली, मैं इस तरह बात नहीं करने दूंगी। नजम भाई मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, आ रहा हूं, होने देंगे तो मैं बात करूंगी। जी समीना पाशा साहब, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये बात कर रही थी कि जो आईनी तरमीम है उसके हवाले से बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। अच्छी चीज तो यही होती है कि इत्तेफाक राय से ही कोई काम किया जाए। अफसोस की बात है कि हुकूमत की आईनी तरमीम सिर्फ बदनीयती की बुनियाद पर करना चाहती है। इसको खौफ है कि अगर बिल्कुल आजाद जजेस आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि मेरा ख्याल है ये एक बिला वजह के खौफ में मुब्तला है। मैं नहीं ये समझती कि कोई एकदम हुकूमत तलपट हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये इनके अपने चूंकि जराइम से हाथ रंगे हुए हैं तो इनको हर वक्त ये खौफ रहता है कि कोई हमें आके पकड़ लेगा। तो ये इनका अपना खौफ है इनको, वरना ऐसी कोई मुझे हरकत या ऐसी कोई मुझे मामूली गैर मामूली हालात नजर नहीं आते। आईनी तरमीम के हवाले से पहले भी इनको नाकामी हुई है, बजाहिर इनको दोबारा भी नाकामी हो सकती है क्योंकि अभी तक तो इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। इसलिए इनको अब ये फिक्र खाई जा रही है कि पीटीआई ने अपने लोग क्यों महफूज कर लिए हैं, उनको कहीं सामने लाना चाहिए ताकि उनको मार मार के अगवा करें। अभी ये कल जो F7 में मंडी बहाउद्दीन से जो MNA है उनके जो भाई के घर पर धावा बोला गया, जो कारकुनों और मुलाजमीन को वहां मारा गया, उसकी तस्वीर आपने देखी होंगी। तो यही सब करने के लिए 63A का जो पूरा फैसला था उसको रिवर्स करवाया गया काजी साहब से, और उसके बाद अब ये हॉर्स ट्रेडिंग और फिर मारपीट करके और इस तरीके से जो तो पैसों से मान जाए उसको पैसों से मना लो, जो ना माने उसको मारपीट करके मना लो। तो ये इनकी जमहूरियत है और ये इनके असल चेहरे हैं जिसके ऊपर ये दो नाम नहाद जमहूरी जमातें हैं आज सांप बनकर बैठी हुई। जमहूरियत का सबसे बड़ा गला तो ये खुद घोंट रहे हैं। और आईनी तरमीम बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब की बात भी काफी साहिब है। अब पीटीआई में इसमें दो ग्रुप जरूर हैं जो समझते हैं कि किसी भी तरह की आईनी तरमीम करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है ये लेजिटिमेट ही नहीं है, इनके पास बिल्कुल मैंडेट ही नहीं है, ये जाली बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के ऊपर, तो इनको तो हमने किसी सूरत भी जो है वो नहीं लेजिटिमेसी देनी कि इनके साथ मिलकर आईनी तरमीम करे। दूसरा ग्रुप ये समझता है कि जो मौलाना का मुसव्वदा है अगर उसमें पीटीआई उससे काफी हद तक मिलते जुलते व्यूज रखती है तो उसको सपोर्ट किया जा सकता है। तो उसमें आपको मालूम ही है कि आईनी अदालत या एक्सटेंशन वगैरह की जो ख्वाब PMLN देख रही है वो तो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। अल्टीमेटली एक आईनी बेंच की बात है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में खुद भी मेरा ख्याल सजेस्ट किया गया था। तो ये सारी चीजें फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि आईनी तरमीम में कोई बहुत ज्यादा होपफुल खबरें हैं हुकूमत के लिए।
ठीक ठीक। नजब साहब, अब सर आप क्या कहते हैं आईनी तरमीम के हवाले से? बिलावल भुट्टो साहब बड़े एक्टिव हैं, वो कहते हैं काज़िम मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था कि जो हम पूरा करेंगे। 1931 के उनके किसी आर्टिकल का हवाला भी दिया गया, किसी मुतालबे का हवाला भी दिया गया है। तो सर हुकूमत कामयाब हो पाएगी? आईनी तरमीम आ जाएगी? आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल किया जाएगा, जिस तरह से 2-3 दिन से वो इजलास में भी शरीक हो रहे हैं? देखें, बिलावल भुट्टो जो बात कर रहे हैं वो तारीख़ के हवालों से और तारीख़ की सियासी ज़रूरियात के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। अकल और मंतक और दलील में तो उसका जवाब कोई नहीं है। लेकिन मसला पता है क्या है? यहाँ पर आईनी तरमीम के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे सारे दोस्त जो हैं अमली तौर पर जहाँ पर कोई पढ़ी लिखी बात आनी है, जहाँ पर कोई सिस्टम की बेहतरी की बात आनी है, जहाँ पर आइन में तरमीम की बात आनी है, जहाँ निज़ाम की बेहतरी की बात आनी है, वहाँ पर इन सब का IQ लेवल जो है वो बुज़दार और गंडापुर से ऊपर का नहीं है। ये पढ़ी लिखी बात ना डिबेट कर सकते हैं, ना उस पर बहस कर सकते हैं। नजीब साहब इतने बड़े बड़े आईनी माहिरीन हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र शरीफ थे, आज बैरिस्टर गौहर शरीफ थे, और वहाँ पर जो सारे के सारे लोग हैं सर, अगर होते तो कोई बहस करते, कोई तजवीज़ देते, किसी चीज़ को दुरुस्त कहते, किसी चीज़ को गलत कहते, कोई बात करते, कोई मसवदा देते, कहते आपका मसवदा ठीक नहीं है, हम ये मसवदा देते हैं। और अगर ये फार्म 47 वाली बात ही अगर आपने करनी है तो फिर आप फार्म 47 के ऊपर उसी असेंबली में बैठे भी हुए हैं जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पिछली इमरान खान की RTS की हुकूमत, RTS बिठा के बनाई हुई हुकूमत में बैठे हुए थे, वो तो बैठे हुए हैं। देखिए मसला सिर्फ ये है कि इन्होंने पढ़ी लिखी बात तो करनी नहीं, इन्होंने सिस्टम की बेहतरी की बात तो करनी नहीं। इन्हें ये कहें कि हमने ये एक हजूम इकट्ठा करना है, ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर ले जाना है, वहां पर जाकर हमने अपनी शलवारें लटकानी है, वहां पर जाकर हमने कब्रें खोदनी है, ये काम करवा लें आप इनसे। आईनी तरमीम वाला काम जो है इन तमाम के बस की बात ही नहीं है, ना इनको समझ आती है उस चीज़ की, ना इनका फहम है, ना इनका शऊर है। ये बैठेंगे गाड़ियों के ऊपर, पुलिस की गाड़ी पे बैठेंगे, अपने जूते बाहर लटकाएंगे, उसके ऊपर पाँव रख के छत के ऊपर बैठेंगे, ये नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, इस किस्म के काम करवा लें इनसे। आईनी तरमीम जो है ना बॉस, वो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा पढ़ना पड़ता है, उसके लिए समझना पड़ता है, कौम का मुल्क का दर्द रखना पड़ता है, चीज़ों को दुरुस्त नज़र में देखना पड़ता है। वो कोई नहीं करेगा। आप इन्हें कहें आओ हम तुम्हें देते हैं जगह, यहाँ पर आओ, यहाँ पर हाउ हू करो, उस किस्म की खबरें आए जिस किस्म की स्वाबी के जलसे के बाद ख्वातीन के साथ हवाले से आई थी, वो उस काम में बड़ा खुश रहते हैं। ये आईनी तरमीम इनका मसला ही नहीं है, इनका इशू ही नहीं है। जिनका इशू है कामयाब हो पाएगी ना जब आईनी तरमीम लाने में हुकूमत है? देखिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास ये तो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग हुकूमत का साथ देंगे, कितने नहीं देंगे, क्योंकि ये वक्त आ गया है कि अब हम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर इस मुल्क के लिए सोचें, उस मुल्क के लिए सोचें जिसकी इकानमी बेहतर हो रही है, जिस पे दुनिया एतमाद कर रही है। हम इस हुकूमत को मजबूत करें, हम इस सिस्टम को मजबूत करें। मुझे नहीं पता कि होगी या नहीं होगी, मुझे ये भी नहीं पता कि मौलाना फजल रहमान जो है, हमारे दो दोस्त हैं जी, एक रिजवान रजी हैं, बड़े मौलाना के बारे में खुशगुमान हैं, दूसरे असद चौधरी साहब हैं, बड़े बदगुमान हैं। मुझे नहीं पता कि मौलाना उनमें से किसके साथ जाएंगे, मुझे क्या सराई में करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बुनियादी बता दूं कि असल मसला काजी फाइज ईसा हैं। वो काजी फाइज ईसा है जो करप्शन के खिलाफ डटकर खड़ा हो गया। अपने फिरौन देखिए, असल मसला ही वो है ना, उनको डर है कि कहीं आईनी अदालत के सरबराह ना आ जाएं। वो काजी फायज ईसा आईनी अदालत का सरबराह ना आ जाए, जो बाजवा, फैज, इमरान जैसी ट्राइका, आमरीत की ट्राइका के सामने डटकर खड़ा हो गया था। वो काजी फायज ईसा ना आ जाए जिसने प्लाट लेने की बजाय, उसने रियासत से प्लाट लेने की बजाय अपना प्लाट रियासत को दिया है। वो काजी फायज ईसा ना आ जाए जो पाकिस्तान की तारीख का वो आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नजब साहब जरूर सुनते हैं आपको, समीना पाशा साहबा, आपको भी शायद थोड़ा सा वक्त कम हम दे सके, मारत खाऊं मैं, लेकिन नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।